हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे। दरअसल हमारे देश के निर्वाचन आयोग ने घोषित कर दिया है कि किस दिन होगा हमारे देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब दरअसल इलेक्शन कमीशन ने तो डेट बता दी है कि किस दिन होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव और ये भी बता दिया है कि भाई 9 सितंबर को हमारे देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिसकी वजह से हमें हमारे देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ा? तो देखिए, इसके पीछे के लिए जो जिम्मेदार रीजन है वो जिम्मेदार रीजन है हमारे देश के 16वें उपराष्ट्रपति। दरअसल 16वें उपराष्ट्रपति हमारे देश के जो रहे हैं वो हैं जगदीप धनखड़। लेकिन बीते दिनों जगदीप धनखड़ ने अचानक से अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। हम लोग ये देखते हैं कि अभी 21 जुलाई को ही संसद का मॉनसून सेशन शुरू हुआ था और मॉनसून सेशन जैसे ही शुरू हुआ, डेट पहले से निर्धारित थी कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मॉनसून सेशन चलेगा। हालांकि मॉनसून सेशन के पहले ही दिन लंच तक तो जगदीप धनखड़ साहब ने सभापतित्व किया और अपनी सभापति की जिम्मेदारियां पूरी की, पर जैसे ही लंच हुआ, लंच में सभी लोग बाहर गए, तो लंच के बाद दोबारा से ये अपने कार्य को संभालने के लिए नहीं आया। वहीं हमने उसी शाम को देखा कि जगदीप धनखड़ साहब का रेजिग्नेशन सामने आया और यह पता चला कि इन्होंने प्रेसिडेंट को अपना खुद का रेजिग्नेशन सौंप दिया। अब इस मामले में काफी सारे विवाद भी बने, कुछ अलग अलग एलिगेशन भी आए, कुछ ने सरकार को जिम्मेदार बताया, कुछ ने कई अलग कारकों को जिम्मेदार बताया, हमारा डिस्प्यूट चला। वो सभी चीजें मैटर नहीं करती, बट वो डिस्प्यूट बना था हमारे देश में। अगर बात समझे जगदीप धनखड़ तरफ के से, तो हमें यह पता चलता है कि इन्होंने अपने लिए ये माना कि देखिए, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, डॉक्टर ने मुझे अपने स्वास्थ्य के ध्यान देने के लिए सलाह दी है, तो फिलहाल मैं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, अपनी हेल्थ इश्यूज को ठीक करूंगा, इसी वजह से मैं इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं पद छोड़ रहा हूं। और इन्होंने अपने पद को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। अब जैसे ही ये पद इन्होंने छोड़ा, उसके बाद अब ये प्रश्न उठा कि भाई संसद का मॉनसून सेशन भी चल रहा है, तो मॉनसून सेशन के दौरान राज्यसभा में अब सभापति की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तो फिर हमें जाना पड़ा संविधान के अनुच्छेद 91 की तरफ। अब संविधान का अनुच्छेद 91 क्या कहता है? तो संविधान का अनुच्छेद 91 हमें यह बताता है कि दरअसल जब कभी भी राज्यसभा के अंदर सभापति का पद खाली होता है, तो ऐसे समय में उपसभापति की जिम्मेदारियां होती हैं कि वो सदन का संचालन करे। तो अचानक पद छोड़ जाने के बाद में हमें यह पता चलता है कि उपसभापति ने जिम्मेदारियां संभाली और अभी मॉनसून सेशन में वो ही इस पद पे जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हम इस संवैधानिक पद को खाली छोड़ सकते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब है नहीं। अब ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, इसीलिए इसको खाली नहीं छोड़ा जाता। और जब कभी भी अचानक से ये पद खाली हो जाता है, तो जरूरी होता है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए। और इनके पद को छोड़ने के बाद से यही बातें चल रही थी कि 60 दिनों के अंदर अंदर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो इसी के लिए जैसे इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ, सभी चीजें क्लियर कर दी गई, तो फिर इलेक्शन कमीशन जुट गया अपने काम में और इलेक्शन अलग अलग तरह के कार्यों को आगे बढ़ाने लगा। और इलेक्शन कमीशन ने पहले कह दिया था कि जैसे सारे कार्य पूरे होंगे, हम उसके बाद में डेट अनाउंस कर देंगे कब होगा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो अब फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने निर्वाचक मंडल वगैरह तो तैयार कर लिया है, सभी चीजों को आगे बढ़ा लिया। अब अभी थोड़ी देर पहले ही इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि भाई 9 सितंबर को भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। यानी कि 9 सितंबर को पता लगेगा कि कौन होंगे देश के 17वें उपराष्ट्रपति। अब जब मामला इतना अधिक चर्चाओं में है, तो आइए हम भी जान समझ लेते हैं कि भाई भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है और कौन व्यक्ति पात्र हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ने क्या शेड्यूल दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल देते हुए बताया कि भाई भारत के 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। शेड्यूल इस प्रकार से है कि देखिए, 7 अगस्त से कार्यवाही शुरू हो जाएगी इस चुनाव की। तो दरअसल आज डेट हो चुकी है 1 अगस्त और इलेक्शन कमीशन ने बताया कि भाई 7 अगस्त को हम नोटिफिकेशन इसके लिए जारी कर देंगे। यानी कि इलेक्शन कमीशन पहले यहां पर इशू कर देगा नोटिफिकेशन कॉलिंग द इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट। तो भाई 7 अगस्त को नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसके बाद फिर यहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन यानी कि नॉमिनेशन की लास्ट डेट रहेगी 21 अगस्त। तो भाई 21 अगस्त तक नॉमिनेशन दर्ज कर सकते हैं जो भी लोग चाहते हैं इस इलेक्शन में शामिल होना, जो मानते हैं कि भाई वो अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, जो भी बनने की आकांक्षा रखते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर नॉमिनेशन दर्ज कर सकते हैं 21 अगस्त तक। हालांकि कुछ नियम है नॉमिनेशन दर्ज करने के, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। नॉमिनेशन 21 अगस्त तक दर्ज किया जाएगा। 22 अगस्त को होगी स्क्रूटनी। तो नॉमिनेशन की स्क्रूटनी जो होगी वो 22 अगस्त को होगी। 25 अगस्त तक का फिर समय दिया जाएगा नॉमिनेशन को वापस लेने के लिए। हालांकि जो कोई भी नॉमिनेशन वापस ले लेता है, इसको लगता है कि भाई
मन नहीं है, चुनाव नहीं लड़ना वगैरह वगैरह, तो उसके बाद उसके नॉमिनेशन हटाने के बाद में उन फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जो भी फाइनल कैंडिडेट्स यहाँ पर बनेंगे, उन फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करते हुए बता दिया जाएगा कि भाई इन सभी के लिए ही अब होगा 9 सितंबर को चुनाव, और 9 सितंबर को चुनाव का समय रहेगा 10 बजे से शाम 5 बजे तक, और उसके बाद गिनती की जाएगी और घोषित किया जाएगा कौन होंगे देश के अगले राष्ट्रपति। तो ये है पूरे का पूरा शेड्यूल, किस प्रकार से होगा भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब क्या क्या विधियां होती हैं, क्या तरीका अपनाया जाता है, उन सारी बातों को भी समझते हैं। तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, इसकी विधि बताई गई है संविधान के अनुच्छेद 66 में। संविधान का अनुच्छेद जो हमारा 66 है, आर्टिकल 66 है, ये बताता है कि भाई भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, और भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, यानी कि वो लोग जो भारत के उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को चुनने के मामले में दरअसल संसद की ही मुख्य भूमिका रहती है, और संसद के सभी सदस्य इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि हमारी संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं और जो मनोनीत सदस्य हैं, दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। आप चाहे लोकसभा से हो, चाहे फिर आप राज्यसभा से हो, तो लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के भी सभी सदस्य, दोनों ही यहाँ पर शामिल होते हैं, भले ही वो निर्वाचित हो या फिर वो मनोनीत हो। बाकी किसी और की इसमें कोई भूमिका रहती भी नहीं है। मतदान की प्रक्रिया क्या होती है, तो देखिए इस दौरान मतदान होता है गुप्त पद्धति, यानी कि गुप्त पद्धति अपने अपनाते हैं मतदान की। और इस समय यह समझ लीजिए कि एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत हम लोग इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब कि जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने भी दल वगैरह, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करें, सबको समान महत्व दिया जाता है। और एकल संक्रमणीय मत का मतलब ये होता है कि आपको किसी एक को नहीं चुनना है, बल्कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं आपको उनमें यह बताना है कि आपकी प्रायोरिटी कौन है, सबसे अधिक योग्य कौन लगता है, उससे कम योग्य कौन लगता है, उससे कम योग्य कौन लगता है, उससे कम योग्य कौन लगता है। जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट्स होंगे उन सभी के लिए वरीयता देनी पड़ेगी। और इस दौरान पूरी की पूरी प्रतियोगिता इस आधार पर चलती है कि आपको उतने मत प्राप्त करने जितने की आवश्यक है। जैसे कि उपराष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक है, कम से कम 50% प्राप्त होने चाहिए +1, यानी कि आधे से एक अधिक कम से कम आपके पास में होना चाहिए, तभी आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, अदरवाइज आप उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो एकल संक्रमणीय मतों के तहत आपके वोट्स को इसी प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, जब तक पहली वरीयता पे वो सभी लोग नहीं आ जाते जो लोग यहाँ पर जरूरी हैं इस पूरे के पूरे मामले में। तो हम लोग ये देखते हैं कि मतलब पहली वरीयता पर वो व्यक्ति चुनना जाना होता है जिसको इस प्रकार से मत मिल जाए। अब जनरली क्या होता है कि सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से भाई रैंक करना शुरू कर दिया, किसी ने भाई किसी को पहली रैंक दी, किसी ने किसी को दी, किसी ने किसी को दी, किसी ने किसी को दी। अब इस दौरान ये देखा जाएगा कि भाई किसको सबसे अधिक मात्रा में पहली रैंक मिली है। जिस जगह पर सबसे अधिक पहली रैंक किसी उम्मीदवार को मिली होती है, वहां पर देखा जाता है कि क्या उस व्यक्ति के पास में 50% +1 है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि ऐसा पहली बार में नहीं हो पाता, तो इस दौरान जिस व्यक्ति को सबसे कम फर्स्ट रैंक मिली होती है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, और फिर यह देखा जाता है कि उन वाले पत्रों के अंदर, यानी कि उन वाले मतों के दौरान किसको दूसरी रैंक दी गई है। फिर दूसरी रैंक वाले व्यक्ति को शामिल किया जाता है, यानी कि फिर वो दूसरी रैंक वाला फर्स्ट प्रायोरिटी पे गिना जाता है। और फिर ये देखा जाता है कि क्या अभी भी जिस व्यक्ति के पास पहला मत है, क्या वो बराबर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या फिर स्थिति बदल रही है। तो इस दौरान चीजें ऊपर नीचे होती है, और इसी प्रकार से जिसको सबसे कम वरीयता मिली होती है किसी भी रैंक के मामले से, जिसको सबसे पहली रैंक पे सबसे कम वरीयता मिली है, तो सबसे कम वाला पहले बाहर हो जाएगा। तो ऐसे ही जिसको वरीयता के मामले में सबसे कम मत प्राप्त होते हैं वो बाहर हो जाता है, उसकी दूसरी वरीयता को, तीसरी वरीयता को काउंट करते जाते हैं ऊपर, और जब निर्धारित मत मिल जाते हैं तो उसके बाद फिर एक व्यक्ति को विजेता घोषित कर दिया जाता है और पता चल जाता है कि कौन होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति। तो ये होती है हमारी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसी के साथ साथ ये समझिए कि कौन हो सकता है पात्र, यानी कि कौन व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो चुनाव में पार्टिसिपेट करने का पहला नियम है कि आप भारत के नागरिक हो। दूसरा नियम यह है कि आपने कम से कम 35 वर्ष की उम्र तो पूरी कर ली हो। 35 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसके साथ ये भी जरूरी है कि आपके पास वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो एक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए होनी जरूरी है। तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होंगे तो ही आप यहाँ पर चुने जा सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन आप किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, तभी जाके आपको ये पद दिया जा सकता है। इसके अलावा यह भी देखिएगा कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति इन पात्रताओं को पूरा कर लेता है तो इन पात्रताओं को पूरा करने के अलावा नामांकन के समय भी कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। किसी व्यक्ति का नामांकन तभी स्वीकार किया जाता है जब उसके पास कम से कम 20 निर्वाचकों के द्वारा प्रस्ताव हो, यानी कि उसको 20 निर्वाचक प्रस्ताव दें, यानी कि 20 निर्वाचकों का उसको यहाँ पर पहले समर्थन मिल जाए। उसके अलावा 20 निर्वाचकों की तरफ से उसको मतलब समर्थन भी चाहिए। तो 20 निर्वाचक जो है वो प्रस्तावक बन जाए उसके, और 20 निर्वाचक उसके समर्थन में हो,
तो निर्वाचक बनना 20 को और साथ साथ 20 का यहाँ पर समर्थन में आना, ये दोनों ही मामले जरूरी होते हैं। तो कम से कम 20 निर्वाचकों के द्वारा वह व्यक्ति प्रस्तावित होना चाहिए और कम से कम 20 निर्वाचकों के द्वारा ही वो समर्थित भी होना चाहिए। तो अभी जाकर के उस व्यक्ति का नामांकन स्वीकार होगा और साथ साथ उसको 15,000 रुपए की सुरक्षा सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़ेगी, इसको हम लोग सुरक्षा जमा कहते हैं। तभी जाकर के कार्यवाही आगे हो सकती है, अदरवाइज उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इन सभी चीजों के अलावा अब ये पूरी की पूरी बातचीत तो हो गई है हमारे देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की, यानी कि पात्रता क्या होनी चाहिए, नामांकन की विधि क्या होती है और चुनाव की प्रणाली किस प्रकार से आगे बढ़ती है। इसके अलावा अगर हम संविधान को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में अनेक महत्वपूर्ण बातें हमें बताई गई है। यानी कि उपराष्ट्रपति का पद पे आना और पद से जिम्मेदारियां, पद से हटना, कार्यकाल, वो सारी बातें जो भी हमारे उपराष्ट्रपति के लिए संविधान में बताई गई है वो सारी संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 के बीच में। तो क्या क्या कहा गया एक बार यहां भी नजर डालते हैं, क्योंकि ये सब भी महत्वपूर्ण है। तो संविधान का अनुच्छेद 63 ये कहता है भारत का उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। यह प्रावधान कहां किया गया? संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया। चलिए, यहां पर केवल यह बताया गया कि भाई पद होगा, इसके अलावा और भी ज्यादा चीजें नहीं बताई गई है। अब दरअसल जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह व्यक्ति क्या जिम्मेदारियां पूरी करेगा या क्या काम होगा उस व्यक्ति का, यह बात बताई गई है संविधान के अनुच्छेद 64 में। और संविधान का अनुच्छेद 64 हमें यह बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो अनुच्छेद 63 में पद पता लग रहा है, अनुच्छेद 64 में हमें यह पता लग रहा है कि उपराष्ट्रपति की क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है राज्यसभा का सभापतित्व करना या राज्यसभा का पदेन सभापति होना। इसी के साथ यह भी समझिए कि दरअसल अनुच्छेद 65 हमें यह बताता है कि जब कभी भी किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या राष्ट्रपति अपने कार्यों को नहीं कर पाए तो उस स्थिति में अब उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। तो कभी भी कोई भी स्थिति हो सकती है, अगर अचानक से रिक्तता हो जाए, त्याग पत्र अचानक से आ जाए या किसी भी स्थिति में कार्य करने में समर्थन ना हो, तो उस दौरान यहां पर जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति की है कि देश का मुख्य पद खाली ना छोड़ा जाए। और ऑटोमेटिकली इस दौरान हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में वो स्वयं राष्ट्रपति के पद पे आ जाते हैं और राष्ट्रपति की सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, जब तक कि ऑफिशियली राष्ट्रपति इस पद पर काम संभालने के लिए निर्वाचित नहीं हो जाते। तो आर्टिकल 65 बताता है कि उपराष्ट्रपति किस स्थिति में राष्ट्रपति हो सकते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो आपको मैंने जस्ट बताया कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का सारा मामला संविधान के अनुच्छेद 66 में हमें बताया गया। तो जो चुनाव होगा वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। उपराष्ट्रपति की पद की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है। ये वाली बात बताई गई है हमें आर्टिकल 67 में। और इसके अलावा आर्टिकल 67 में ये भी बताया गया कि आप अगर अपनी मर्जी से पद नहीं छोड़ते तो उस स्थिति में, मतलब अपनी मर्जी से पद ना छोड़ो या कोई आकस्मिक कोई दिक्कत परेशानी ना आ जाए, तो उस कंडीशन में ये जो सामान्य अवधि है वो 5 वर्ष की है। हालांकि इस सामान्य अवधि के अलावा हमें यह पता चलता है कि भाई किस स्थिति में राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ सकते हैं। तो भाई त्याग पत्र दे सकते हो आप राष्ट्रपति को, इस प्रकार से आप अपना पद छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हटाया कैसे जाएगा? तो जब कभी भी उपराष्ट्रपति को हटाए जाने वाली बात है तो इस दौरान राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा जिसको बहुमत से पास किया जाएगा। इसके ऊपर फिर लोकसभा की सहमति भी लेनी जरूरी होती है, जिसके बाद आप उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। ठीक, तो ये थोड़ी सी विधियां है कि क्या स्थिति होती है, कब हटाया जा सकता है, त्यागपत्र देके खुद भी हट सकते हैं। तो ये स्थितियां होती हैं उपराष्ट्रपति के पद की खाली होने की, वरना सामान्य अवस्था में 5 वर्ष तक का कार्यकाल तो मिलता ही है। इसके अलावा अनुच्छेद 68 हमें यह बताता है कि भाई जब कभी भी उपराष्ट्रपति के पद अचानक से खाली हो जाए, तो अचानक से पद के खाली हो जाने की स्थिति में यहाँ पर अब वो आगे के लिए चुनाव की विधि क्या होगी या चुनाव का समय क्या होगा। तो उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने के बाद चुनाव का समय क्या रहने वाला है वो हमें संविधान के अनुच्छेद 68 में आके पता लगता है। केवल इतनी ही बात नहीं है, बल्कि आर्टिकल 69 भी है जो हमें यह बताता है कि उपराष्ट्रपति चुना जाने वाला व्यक्ति किस प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान को लेते हैं, यानी कि क्या उनको स्वीकार करना होता है पद के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 70 हमें यह बताता है कि भाई उपराष्ट्रपति पदेन सभापति तो होते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों को भी संभालते हैं। अब इन दोनों कामों के अलावा अगर मान लो कि कुछ और काम उपराष्ट्रपति को करना है, तो वो सारे के सारे कामों की बात संविधान के अनुच्छेद 70 में है। यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति होने के अलावा और कुछ खास स्थितियों में राष्ट्रपति के पद को संभालने के अलावा अगर देश के उपराष्ट्रपति को और भी कुछ काम करना है तो वो सारे के सारे कार्य संविधान के अनुच्छेद 70 में बताए गए। और वहीं अगर कभी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट का समाधान करेगा, ये बात संविधान के अनुच्छेद 71 में बताई गई है। तो उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे के सारे संवैधानिक प्रावधान भी महत्वपूर्ण है, याद जरूर से रखिएगा। तो इन सभी बातों के साथ ही हमें जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था वो सारा डिस्कशन हो चुका है कंप्लीट, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातों को जान समझ चुके हैं। इन सभी बातों को जानने समझने के बाद आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव तो होगा और कोई ना कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाएगा जो भारत का 17वां
राष्ट्रपति होगा। लेकिन एक चीज जो रेगुलर होती है वो है हमारे स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पर द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोग हिंदी माध्यम में द हिंदू का एक बेस्ट एनालिसिस खोज रहे हैं तो आपको कहीं पे जाने के परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पे रोज सुबह 9 बजे आते हैं तो आपको एक बेस्ट एनालिसिस द हिंदू का मिल जाएगा। तो रोज सुबह 9 बजे हमारे साथ जुड़िए हमारे द हिंदू के बेस्ट एनालिसिस में। मंडे टू सैटरडे मेरे द्वारा ही ये एनालिसिस किया जाता है। इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं थोड़ी महत्वपूर्ण हमारे स्टडी IQ के एक नए बैच की। दरअसल स्टडी IQ का नया बैच शुरू हो रहा है 8 अगस्त से शाम 6 बजे। ये हमारा P2I फाउंडेशन बैच है जहां आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी करवाई जाती है। फिलहाल ये बैच चल रहा है 2026 वालों के लिए भी, 27 वालों के लिए भी, 28 वालों के लिए भी, और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 3 अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर भी इस बैच को आगे चलाया जा रहा है। ये समझिए कि ये बैच आपकी तैयारियों के लिए एक परफेक्ट समाधान है। यानी कि यहाँ आपको मिलता है कंप्लीट कोर्स कवरेज, यानी कि 1000 से अधिक घंटे की क्लासेस होती हैं। यहाँ पर आपको सिलेबस पूरी तरह से कवर कराया जाता है और आपका सिलेबस कवर होने के साथ ही आपका पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। 1000 से अधिक घंटे के कक्षाओं में GS भी कवर होगा, करंट अफेयर्स भी कवर होगा, साथ साथ आपको मेंस आंसर राइटिंग भी यहाँ कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको मिलती है जिसके तहत आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान भी खोज पाते हैं। आपको सब कुछ जानने समझने की मदद भी मिल जाती है। इसके अलावा आपको मिलती है टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के समय। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी शामिल है। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स और प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं और इसके साथ ही आपको मिलती है एक खास सुविधा 18+ बुक्स की, जहां आपको स्टडी मटेरियल के परेशान नहीं होना पड़ता। इसके अलावा अगर आप बैच में एनरोल करते हैं तो आप लोगों को मिलता है 11,000 का कैश प्राइज अगर आप टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, और साथ ही आप लोग की पूरी फीस रिफंड हो जाती है अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं। तो फिलहाल आपको एनरोल करना है KL लाइव कोड से, क्योंकि ये आप लोगों का एक बेस्ट डिस्काउंट कोड है। तो इस बेस्ट डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करते हुए आपको फिलहाल जो फीस देनी है वो 27,999 देनी है, जो आपको फिलहाल 7,000 के डिस्काउंट में मिल रही है। तो एनरोल कीजिए आज ही और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए स्टडी IQ के P2I फाउंडेशन बैच के साथ, P2I फाउंडेशन बैच के साथ में। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X, ये वो सभी जगह जहाँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारी अपडेट्स के लिए, क्लासेस की इन्फॉर्मेशन के लिए और बाकी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम पर सर्च कीजिए कुणाल कोटिया, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे कुणाल कोटिया तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। तो बस आज के लिए इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी वो सारी महत्वपूर्ण बातें हमारी हो गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए फिलहाल इस वीडियो को कीजिए शेयर जितना आप कर सकते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।